सकते हैं हम फ्री एक्सपांशन। बस आवाज सिर्फ मेरी आएगी। बना लो साथ साथ में डायग्राम। मान लो हमारे पास में एक इंसुलेटेड वॉल है जिसके अंदर गैस भर रखी है। एक स्टॉप वाल्व है, ये वैक्यूम्ड है, ठीक है, और ये एक आइडियल गैस है, ठीक है। जैसे ही मैं अगर इस स्टॉप वाल्व को ओपन कर देता हूं, ठीक है, क्या इसके पास में एनर्जी है? यस। अगर इसके पास में एनर्जी है और ये इंसुलेटेड वॉल है, इंसुलेटेड वॉल है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। इट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस है। इट मींस डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? सर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो गया 0। तो माइनस का डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, गौर से देखो, यहां से गैस पास ऑन होगी और इस साइड में जाने की कोशिश करेगी। यहां पे वैक्यूम बना हुआ है, ठीक है, वैक्यूम बना हुआ है, तो ये गैस इस साइड में जा रही है। तो क्या यहां पे कोई पिस्टन अरेंजमेंट सिस्टम है? नहीं है। जब पिस्टन अरेंजमेंट सिस्टम नहीं है तो हम किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? किसी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे। नहीं समझे? नहीं समझे? मान लो जैसे पंप होता है, ठीक है, हवा भरने वाला पंप होता है ना। अब हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड कर लिया, पहले ऊपर खींचा, ठीक है, ऊपर खींच दिया। अब गैस क्या करेगी, अब वो जो पिस्टन है उसको बाई फोर्स मत करो, अपने आप ही उसको छोड़ दो। थोड़ी देर में वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? स्लोली नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि उसका mg फोर्स काम कर रहा है नीचे। कर रहा है नहीं कर रहा? आप हैंड उसको उठाओ और उसको छोड़ दो, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन आप अगर फोर्स लगा रहे हो, इट मीन्स आप कंप्रेस कर रहे हो, देन यू आर वर्क इनपुट। तो आपने वर्क इनपुट गिवन किया है नहीं किया? ठीक है। लेकिन एक बात सोचो, अगर आपने वहां पे कोई वर्क किया ही नहीं, तो जो अगर अब गैस एक्सपैंड होगी, मान लो हमने उसको पंप कर दिया, ठीक है, अब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, गैस इनपुट दे रहे हैं, हवा भर रहे हैं, और कहीं से वो वैक्यूम हो रखा है चैम्बर, हमने पिस्टन ऊपर उठाया, तो वहां पे क्या करेगी, गैस भरी जाएगी, तो एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन किसके अगेंस्ट? कि सर पिस्टन का जो mg लग रहा है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट। अगर वो पिस्टन नहीं हो तो क्या एक्सपैंड करोगे? किसके अगेंस्ट काम करोगे? किसी के अगेंस्ट नहीं। तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हो, यहां पे वैक्यूम है, कोई प्रेशराइज फॉर्मेशन नहीं है। इट मींस आप क्या कर रहे हो, वहां पे dw इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? dw 0 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है फ्री एक्सपांशन है। क्लियर? क्या है ये? फ्री एक्सपांशन। जस्ट इन केस आप समझ लो कि मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्लियर, और मैंने उसको पुश किया, तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। वेरी गुड, मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं। मान लो ये स्मूथेस्ट सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन कम किया जा सकता है, बट मैं कह रहा हूं ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब म्यू इक्वल टू 0 है, तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? किसी के नहीं। इट मींस इट इज अ फ्री एक्सपांशन। नहीं समझे? समझ गए? फ्री एक्सपांशन मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0,
फ्री एक्सपांशन हो गया, तो du इज टू क्या होता है, CVdt होता है, तो du की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं हुआ, t क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, मतलब dt इज टू क्या हो गया, 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से एक सिंपल सी लाइन, फ्री एक्सपांशन with adiabatic process gives isothermal process, क्लियर और नॉट। मैंने बोला फ्री आइसोथर्मल एक्सपांशन, इसका मतलब क्या है, वर्क डन 0 है। देखो गौर से, इस लाइन से देखो, फ्री एक्सपांशन का मतलब वर्क डन 0, एडियाबेटिक का मतलब dq 0 और आइसोथर्मल मतलब du 0, तो सब 0 है, तो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो मैंने बोला फ्री एक्सपांशन विद एडियाबेटिक, इसका मीनिंग आइसोथर्मल। मैंने ये बोला आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, इसका मीनिंग एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक्सपांशन विद आइसोथर्मल प्रोसेस, इट मींस फ्री एक्सपांशन। नहीं समझे, समझ गए। तो फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक सिस्टम ऐड कर दो तो टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब U भी कितना हो जाएगा, डेल्टा U 0, डेल्टा T 0, डेल्टा Q 0, डेल्टा W 0, मतलब T की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस इज एन मिथ, एक मिथ है, मतलब आइसोथर्मल बहुत ही ज्यादा क्या है, स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्लियर। इसलिए इसका नाम है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल का नाम क्या हो गया, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। दैट्स वाई हम ये कहते हैं ये बहुत स्लोएस्ट प्रोसेस है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं कि एडियाबेटिक मतलब dq इज इक्वल टू 0, हीट का इंटरेक्शन करना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ये भी मिथ है एक हिसाब से। कोई भी चीज 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकती, क्लियर हुआ। इंसुलेशन हम 100% किसी का नहीं कर सकते, मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने किसी थर्मस के अंदर चाय डाल दी, ठीक है, मान लो वो चाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो 10 साल बाद में आप चाय खोलोगे तो भी वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड की मिलेगी। 10 साल तो फिर भी जल्दी प्रोसेस हो गया, मैं कह रहा हूं 80 साल बाद में चाय खोलोगे तो भी 80% मिलेगी, पॉसिबल है क्या? 800 साल बाद में कुछ पॉसिबल नहीं, तो 100% इंसुलेटेड है क्या वो? नहीं है ना, तो dq इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। बट ये क्या है, फास्टेस्ट प्रोसेस है, मतलब किसी इंस्टेंट के लिए या बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम dq को 0 मान सकते हैं, तो ये बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है। क्या फ्री एक्सपांशन, वो भी आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, dq 0 देता है? यस देता है। तो क्या आइसोथर्मल बोला फास्टेस्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक, दोनों कंबाइंडली पॉसिबल है क्या? नहीं समझे, मैं कह रहा हूं ना फ्री एक्सपांशन विद आइसोथर्मल एक्सपांशन, इट मींस dq इज इक्वल टू 0। फ्री एक्सपांशन विद एडियाबेटिक, इट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ रहे हो? आपने बोल दिया फ्री एक्सपांशन, दिमाग में आया dw 0, आपने बोला एडियाबेटिक, दिमाग में आया dq 0, मतलब आप क्या बोलोगे, dw तो 0, उससे तो मोशन की दिक्कत नहीं होती, बट सर dq इज इक्वल टू 0 कर दिया, इट मींस यू आर गोइंग टू फास्टेस्ट प्रोसेस। आगे आपने बोल दिया सर फ्री एक्सपांशन है, ओके 0, dw 0, अच्छा सर एडियाबेटिक है, dq इज इक्वल टू 0, इट मींस सर du इज इक्वल टू 0 आ गया। du 0 मतलब टेम्परेचर में कोई भी कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई भी चीजें नहीं होगी, तो टेम्परेचर तो स्लोएस्ट प्रोसेस है और dq फास्टेस्ट प्रोसेस है, दोनों को साथ में लाना, हाउ इट इज पॉसिबल सर? इट मींस फ्री एक्सपांशन भी पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, क्लियर और नॉट। तो कहीं पे लिखा हुआ आ जाए फ्री एक्सपांशन dw 0, फ्री एक्सपांशन एडियाबेटिक, dq 0 तो बाद में करोगे, वो तो वर्ड से समझ गए, dq 0 है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्लियर और नॉट? क्लियर है, फटाफट नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी मेरे, तो ये बताओ।
वाई वी आर इंट्रोड्यूस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्योंकि सर फर्स्ट लॉ से काम नहीं चल रहा था इसलिए। यस, फर्स्ट लॉ से काम नहीं चल रहा था इसलिए। आपने क्या बोला? आपने बोला फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि सर समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W होना चाहिए, है ना? जितनी हीट डाली उतना वर्क करो, बात खत्म। वो कह रहा है सर इंटरनल एनर्जी का क्या, वो कहाँ जाएगी बेचारी? तो क्या अच्छा इंटरनल एनर्जी मतलब तुम जितना वर्क डन करना चाह रहे हो उतना कर नहीं पा रहे हो। नहीं समझे भाई? सरकार ने कोई स्कीम बनाई, ठीक है, कि हर बच्चे को 100 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारा पेपर होता है 720 का, तुम्हारे आए 400 नंबर, सरकार ने कहा 100 यूनिट हमारी तरफ से, बिजली नहीं है ऐसे, 100 यूनिट हमारी तरफ से, तो तुम्हारे 500 नंबर गिने जा रहे हैं। बीच में से पीछे आ गए, ऐसे कैसे फ्री दे रहे हो? नहीं देने। मैं सारा का सारा इंटरनल एनर्जी मतलब सारा का सारा जो 100 यूनिट है वो खा गया, तो मतलब तुमने वर्क डन किया ही नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? इट मीन्स क्या है, मैं वहां पे इंटरनल एनर्जी का काम कर रहा हूं, तुम्हारे वर्क डन को कम कर रहा हूं। इट मीन्स जो आपने इनपुट दिया हीट का, आपने 100 जूल ऑफ हीट दी, 20 जूल मैं खा गया, तो 80 जूल का आपने काम किया ना। तो आपका काम कितना दिखेगा? 80 जूल। दिया कितना आपने इनपुट में? 100। मतलब आप बोलना चाह रहे हो आपने 80% ही काम किया, 20% कहां गया? हीट खा गई। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ये है क्वालिटी। सर मैंने तो 100 रुपए दिए थे, इसको काम तो 100 रुपए का करना था, इसने काम किया 80 रुपए का। क्वालिटी पे बात आ रही है कि क्वांटिटी पे बात आ रही है? क्वालिटी पे बात आ रही है। क्लियर? इसलिए यहां पे एक टर्म यूज हुई, दैट इज एफिशिएंसी। क्लियर? आप कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हो। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ क्वांटिटी डिफाइन कर देता है कि DQ कितना दिए, DW कितना मिलना चाहिए। जैसे DQ आपने इतना दिया, DW इतना मिलेगा, बात खत्म। उसको मतलब नहीं है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, डजंट मैटर। उसने बोला कि सर मैंने क्वांटिटी बता दी। तो फर्स्ट लॉ इज क्वांटिटेटिव लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्वालिटेटिव लॉ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से बात करते हैं। फर्स्ट लॉ तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताता कि आप कहां से कहां जा रहे हो। फर्स्ट लॉ सिर्फ कन्वर्जन बताता है, कन्वर्जन और कंजर्वेशन बताता है। कन्वर्जन हीट का वर्क में और वर्क का हीट में। समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब यही चीज समझो, अगर मैंने ये बोल दिया कि वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दो टाइप की हीट होती है। एनर्जी को हम दो टाइप में तोड़ रहे हैं। एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी, और एक होती है लो ग्रेड एनर्जी। अगर आप हाई ग्रेड टू लो ग्रेड जा रहे हो तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, बट लो ग्रेड से हाई ग्रेड जा रहे हो तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। समझे नहीं समझे? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालनी ही पड़ेगी, रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह समझाने के लिए एक इंसान आ गया, दैट इज कार्नोट। कार्नोट के बारे में बोला जाता है कि कार्नोट ने एक इंजन प्रोड्यूस किया जो कि टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कार्य कर रहा था। ठीक है, वो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कार्य करवा रहा था, तो उसने दो टाइप के प्रोसेसेस यूज किए। कौन कौन से? सबसे पहला प्रोसेस किया एडियाबेटिक, फिर उसके बाद में यूज किया आइसोथर्मल। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम वर्क डन करवा रहे हैं ना, सॉरी हम यहां चलते हैं, एक ऐसा, एक ये, एक ये, तो ये एक्सपांशन था, याद आया नहीं है? अरे कंबाइंड ग्राफ पढ़ा था ना, तो ये एक्सपांशन था, इधर V है और इधर P है। क्लियर? ये वाला कौन सा था? यहां पे n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू गामा एंड n इक्वल्स टू पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक जनरल प्रोसेस तो ये पॉसिबल है। तो ये जो एरिया आ रहा है ये कम है कि ज्यादा है? कम है। किससे? इससे कम है। तो ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो हमने पॉलीट्रॉपिक को एडियाबेटिक बनाने की कोशिश करी। क्लियर? अब हमने देखा कि सर इसका ग्राफ तो और ऊपर आ रहा है, और ज्यादा बनाया जा सकता है। तो हमने ट्राई किया
कि सर हम तो ये बना देते हैं पूरा ग्राफ, अगर आइसोथर्मल इंटरेक्शन होने लग गया तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे आइसोथर्मल इंटरेक्शन होते ही हमारा वर्क डन ज्यादा हो जाएगा और हमें तो चाहिए ही वर्क डन ना, तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस भी यूज करें। ठीक है, अब कैसे करें वो देखो, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी बनाओ तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड एनर्जी बनाओ 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी बनाओ 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि हम एक क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो मैं फ्रिज यहां पे ले आऊं, ठीक है, इस रूम को बंद कर दूं, इस रूम को इंसुलेट कर दूं, ठीक है, अब ये फ्रिज मैंने ऑन कर दिया, रूम गर्म और फ्रिज को खोल दिया, ठीक है, रूम ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? सोच के बताओ, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर जो इलेक्ट्रिक वर्क डन कर रहा है, सुनना गौर से, कंप्रेसर इलेक्ट्रिक वर्क डन कर रहा है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा और वो गर्म होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेशन के लिए जो रेफ्रिजरेटिंग पार्टिकल होता है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जैसे R134A हो गया, R11 हो गया, R12 हो गया, ये होते हैं, ठीक है, इनको आपने यूज किया कैपिलरी ट्यूब्स में, इवेपोरेटिव ट्यूब्स में। देखिए फ्रिज के पीछे होती है ऐसे ट्यूब्स होती है, उनको कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं, वो इवेपोरेट करवाती है और फ्रीजर के अंदर जाके, फ्रीजर में भी देखना, फ्रीजर देखते हो ना, उसका लोअर बॉटम देखना, ऐसे यूं कॉइल बनी होगी और या फिर यूं सीधी सीधी कॉइल होगी और वो कॉइल कनेक्टेड होगी, यूं घूमते हुए आएगी पूरी, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो वहां पे हीट इंटरेक्शन हो रहा है और कंप्रेसर पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अब कौन सी ग्रेड एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा है कि हीट एनर्जी ज्यादा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, और लो ग्रेड एनर्जी इज हीट। ये ध्यान रखना, हमने बोला इलेक्ट्रिक एनर्जी इज हाई ग्रेड एनर्जी और हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक से लो ग्रेड तो 100% कन्वर्जन हो गया, बट लो ग्रेड इतना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए रूम गर्म हो जाएगा। नहीं समझे? दूसरी बात, एसी लेके आ जाओ, एसी यहां चल रहा है और अभी रूम ठंडा हो रहा है, नहीं हो रहा? ठंडा हो रहा है, जो कंप्रेसर यूनिट है उसको भी नीचे ले आओ, अब एसी ऑन करो, रूम ठंडा होगा गर्म होगा? सोच के देखो। क्यों? कंप्रेसर जो हीट लॉस कर रहा है वो बहुत ज्यादा है और ये जितना कूल डाउन कर रहा है, ये यहां पे रिजेक्ट कर रहा है, वो कम है। समझे नहीं समझे? तो अल्टीमेटली कौन ज्यादा है? हीट रिजेक्शन जो हाई ग्रेड टू लो ग्रेड जा रहा है वो ज्यादा कर रहा है। क्लियर हुआ? उतना कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। और हाई ग्रेड से लो ग्रेड आ रहे हो तो एनर्जी वर्क डन देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए इंजन आपको वर्क डन करके देता है। क्लियर? और हीट आपको वर्क डन करवाती है। तो आप रेफ्रिजरेटर में हीट और वर्क डन इनपुट देते हो कि वर्क आउटपुट निकलवाते हो? आउटपुट नहीं निकलवा रहे हो, आप वर्क इनपुट दे रहे हो। आप कंप्रेसर चला रहे हो ना, बिजली का खर्चा आ रहा है। एसी के अंदर आप हीट इंटरेक्शन करवा रहे हो, इट मींस आप वर्क इनपुट दे रहे हो। लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी बना रहे हो ना। नहीं समझे मेरी बात? अगली बात करते हैं, इंजन क्या काम कर रहा है? इंजन क्या काम कर रहा है? वर्क डन दे रहा है ना आपको, मैकेनिकल वर्क डन दे रहा है। हीट का इंटरेक्शन छोड़ो, वर्क डन दे रहा है नहीं दे रहा? यस, आपको वर्क डन दे रहा है। कैसे करता है काम? पिस्टन कैसे काम करता है? आपने इंजन के अंदर पेट्रोल डाला, पेट्रोल बर्न हुआ तो उसने पिस्टन को मूव करवाया, पिस्टन ने मूव किया तो अब पिस्टन मैकेनिकल वर्क डन है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी है। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? हाई ग्रेड एनर्जी। तो ये हाई ग्रेड एनर्जी होगी। समझे नहीं समझे? इस तरीके से हम कन्वर्जन पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो लो ग्रेड और हाई ग्रेड समझ में आया। अब यहां पे हम लोग करते हैं, ये बाद में नोट करना ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्नोट की। कार्नोट इंजन की बात करते हैं। कार्नोट इंजन की बात करने से पहले एक चीज समझ लो, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। और सोर्स क्या होता है? सोर्स और सिंक दोनों ही क्या है? एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। रिजर्वायर मींस खूब सारी चीजें स्टोर हो रखी है, मतलब वहां से थोड़ा सा टेम्परेचर निकाल लो, उसको कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। सिंक में कितना टेम्परेचर डाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? आप सन से एनर्जी ले लो, सन से कोई टेम्परेचर तोड़ के ले आए तो सन का टेम्परेचर कम हो गया क्या? नहीं नहीं सर, आज से 1,00,000 साल पहले इतनी एनर्जी धरती पर आ चुकी है तो सन का टेम्परेचर पहले तो था सर कोई 6,000 के आसपास, अब होगा कोई 5,000 के आसपास। ऐसा है क्या? नहीं, सन की एनर्जी फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी का रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर फिक्स है। इनके टेम्परेचर में कोई अल्टरेशन नहीं होता। अब सन का टेम्परेचर सोर्स है, सोर्स एनर्जी देगा कि एनर्जी लेगा? एनर्जी देगा, इट मीन्स वो सोर्स है। सिंक क्या होता है? वो हर चीज ले रहा होता है। अरे घर में नहीं लगा हुआ किचन के अंदर सिंक बोलते हो आप उसको, बर्तन डाल रहे हो ना तो वो बर्तन ले रहा है ना, ऐसा थोड़ी बर्तन दे रहा है, ले रहा है ना, एक ऐसे समझ सकते हो। सिंक क्या करता है? हर चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है तो वो एनर्जी लेगा। अगर हम सोर्स टू सिंक जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर हायर है और ये टेम्परेचर लोअर है। तो अगर आप यहां से हाई ग्रेड टू लो ग्रेड जा रहे हो, मतलब यहां से हाई ग्रेड से आपने एब्जॉर्ब करवाई और यहां से रिजेक्ट करवाई, तो बताओ पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कौन सी? क्यू ए पॉजिटिव कि क्यू आर पॉजिटिव? क्यू ए पॉजिटिव, क्योंकि ये सिस्टम है। हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो यहां से वर्क आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये हो गया वर्क आउटपुट। और ये होता कितना है? अब फर्स्ट लॉ लगाओ, नहीं समझे? फर्स्ट लॉ लगाओ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? समीशन क्यू इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू। टोटल हीट कितनी है? क्यू ए प्लस क्यू आर, है कि नहीं है? क्यू ए प्लस या फिर क्यू ए माइनस क्यू आर। मैंने तो ये बोला ना क्यू ए प्लस क्यू आर, तो क्यू ऐड कर रहे हो तो ये तो प्लस है, क्यू रिजेक्ट कर रहे हो तो ये माइनस है। समझे नहीं समझे? मैंने ऐसे लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दिया। समझे नहीं समझे मेरी बात? साइन कन्वेंशन के साथ में लिख रहे हैं। तो वर्क आउटपुट क्या मिल जाएगा? वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू जो ऐड की है 100 यूनिट, उसमें से 10 रिजेक्ट होगी तो मुझे ये इतना काम मिल गया, तो ये आउटपुट हो गया। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हुई? वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वर्क जनरेटिंग प्रोफाइल है ये, वर्क जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये? नहीं समझे? या वर्क डेवलपिंग डिवाइसेस है? नहीं समझे? वर्क डेवलपिंग डिवाइस है मतलब वर्क डन बना रहा है, ये काम कर रहा है ये, ठीक है? तो इस टाइप की डिजाइन कौन कौन सी होती है? हीट इंजन होती है। कौन होता है? हीट इंजन होता है। अगला करते हैं। ये हो गया हायर एक सिस्टम और ये हो गया लोअर, सॉरी, ठीक है? यहां से आपने क्या किया? रिजेक्ट को उठाया, जो पहले रिजेक्ट कर रहा था उसको उठाया और ऊपर इसको ऐड कर दिया, इस साइड में कर दिया। तो लो ग्रेड से हाई ग्रेड जा रहे हो कि हाई ग्रेड टू लो ग्रेड आ रहे हो? लो ग्रेड से हाई ग्रेड जा रहे हो। इट मींस आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अब बताओ, एनर्जी करो, वर्क डन ये, तो ये क्या आ जाएगा? क्यू ए में से क्यू आर माइनस कर दो, तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इट मींस आप बोलना चाह रहे हो सर क्यू आर माइनस क्यू ए हो जाएगा। वर्क डन अगर इनपुट को नेगेटिव मान रहे हो तो क्यू आर माइनस क्यू ए, आप देखो सिस्टम पे ऐड कर रहे हो तो ये पॉजिटिव, ए को रिजेक्ट कर रहे हो तो ये नेगेटिव। अल्टीमेटली वर्क इनपुट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझे नहीं समझे? इस टाइप का जो सिस्टम है इसको आप क्या बोल सकते हो? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस बोल सकते हो। ये क्या है? आउटपुट दे रहा है, इट मींस वर्क डेवलपिंग डिवाइसेस। और इनको क्या बोल सकते हो? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। इनका नाम क्या हो गया? वर्क एब्जॉर्बिंग। ये वर्क एफिशिएंट नहीं होते, ये वर्क एफिशिएंट होते हैं। इस टाइप की डिवाइसेस कौन कौन सी है? एक तो है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर।
अब देखो, अब बात आती है सिस्टम और सराउंडिंग की, ठीक है। आप जाओ डेफिनेशन में, सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी? सिस्टम की डेफिनेशन, अरे वही, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पिच पे खेल रहे हैं, तो जो भी काम हो रहा है, जिसका भी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम है। जिसको छोड़ दिया है वो सराउंडिंग है। छोड़ने वाले और जो काम कर रहे हैं उन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, और ओवरऑल पूरा यूनिवर्स है। यही था। वैसे समझो, हम इंटरेस्टेड किस में, वही तो सिस्टम है। अगर हम इंटरेस्टेड हैं हायर टेम्परेचर पे, इट मींस ये हीट पंप है। हम अगर इंटरेस्टेड हैं लोअर टेम्परेचर पे, इट मींस ये रेफ्रिजरेटर है। तुम फ्रिज से क्या करवाना चाह रहे हो कि जो भी डालू उसके अंदर वो ठंडा कर दे उसको, सही बात है कि नहीं है? मतलब आप टी लोअर में इंटरेस्टेड हो, और हीट पंप का मतलब क्या होता है? जो भी आप उसको इनपुट देना चाह रहे हो उसको गर्म कर दे, तो मतलब आप टी हायर में इंटरेस्टेड हो। नहीं समझे? इनका एक एग्जांपल देखें। हीट पंप और हीटर दोनों में फर्क क्या है? हीट तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन हो गया ना खाली। हीट पंप क्या हो गया? वर्क हो गया, वहां पे इनपुट डालना पड़ेगा। अब एक तो हीटर है और एक हीट पंप है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं। आप नहा के आए, आपके बाल एकदम गीले, ठीक है, आप हीटर से उसको गर्म करोगे कि ड्रायर से गर्म करोगे? बताओ, आपको हीट पंप चाहिए कि हीटर चाहिए? नहीं समझे? ड्रायर से आप उसको क्या करो, गर्म कर रहे हो, है तो उसमें भी कॉइल, हीटिंग कॉइल है, टंगस्टन वायर है, वो भी गर्म हो रहा है। पीछे क्या लगा हुआ है? फैन लगा हुआ है जो आपको ब्लो कर रहा है। वो फैन ही तो वर्क इनपुट है, बाकी तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है। नहीं समझे? जो आप हीट महसूस कर रहे हो दैट इज दिस, और पीछे ब्लोअर लगा हुआ है, दैट इज वर्क इनपुट। नहीं समझे? समझ गए ना? दैट इज हीट पंप। क्लियर और नॉट? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? दूध गरम गरम ले गए, एकदम गरम भी नहीं, मतलब ऐसे ठीक ठाक दूध ले गए और उसको फ्रीजर में रख दिया आइसक्रीम बनने के लिए। उसमें से हीट निकाल ली जाएगी ना। कौन से टेम्परेचर सोर्स से, या सोर्स से या सिंक से, कहां से हम हीट निकाल रहे हैं? अरे यहां से निकाल रहे हैं। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं, कहां से हीट निकाल रहे हैं? लोअर से। तो हम इंटरेस्टेड किस में है? लोअर पे। समझे नहीं समझे? और अगर हम इंटरेस्टेड हायर में हैं, इट मींस हम बालों के पानी को गर्म करना चाह रहे हैं। बालों में मॉइस्चर है ना, अरे बालों पे पानी लगा हुआ है, बालों पे मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को हटाना चाह रहे हैं। इट मींस जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको हम हीट में कन्वर्ट करके स्टीम बना रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं उसको। यही तो है। ड्राई करना चाह रहे हैं ना। ड्राई कैसे होगा? जब वाटर उड़ जाएगा। उड़ेगा कैसे? जब गर्म होगा। गर्म करने के लिए आप इंटरेस्टेड किस में हो? ऐसा कोई सिस्टम बताओ जो आपके बालों पे हीट ऐड कर रहा है। ऐड कौन कर रहा है इसमें? हायर की लोअर? है तो आप इंटरेस्टेड किस में हो? हायर पे। क्लियर? दोनों सिस्टम एक ही जैसे हैं, बट दोनों का सिस्टम अलग अलग है। हीट पंप हायर पे इंटरेस्टेड काम करता है, रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर पे इंटरेस्टेड काम करता है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? ये दो टाइप के सिस्टम पढ़ने हमें, और इन एक हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इन तीनों की परफॉर्मेंस देखनी है। ये तो हो गया वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, ये हो गया वर्क डेवलपिंग डिवाइस। जो वर्क डेवलप कर रहा है, इट मींस उसने कितना काम किया, कितना इनपुट मिला। यहां पे हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी। क्या डिफाइन करेंगे? और अगर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, यहां पे एफिशिएंसी थोड़ी ना है, तो वर्क तो इनपुट मिल रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम एक एफिशिएंसी जैसा ही एक पैरामीटर नोट करते हैं, जिसको कहते हैं हम COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। समझ गए? नहीं समझ गए? ये चीज कैसे आई, कैसे नहीं आई, इसका सारा एलेबोरेट करेंगे। अब सबसे पहले इसको नोट कर लो, और इसके बाद में हेडिंग डालेंगे कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन किस पे काम करता है? हीट इंजन की तरह। अब कार्नोट इंजन है तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी होगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो कार्नोट हीट पंप भी होगा। ठीक है? अब ये कार्नोट है क्या? कार्नोट एक साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो वर्क डेवलपिंग भी हो सकता है और वर्क एब्जॉर्बिंग भी हो सकता है। क्लियर? तो दो टाइप के डिवाइस है, और कार्नोट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। और फिजिक्स में ये बात बोली जाती है कि आप 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकते। फिजिक्स यही कहता है, कार्नोट ने ये चीज प्रूफ कर दी। अब एक बात बताओ, आप कार्नोट से ऊपर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। यही चीज वो बोल रहा है, इसी के क्वेश्चंस आते हैं।
समझे मेरी बात? आपने बोला कि सर आप क्लास के टॉपर हो, आपके 720 में से 716 नंबर है या 715 नंबर है, समझे मेरी बात? क्या मुझसे ऊपर कोई नंबर ला सकता है क्या? ला सकता है। लाया क्या? रियलिटी में पॉसिबल है क्या? अगर मैं क्लास का टॉपर हूं तो मैं तभी टॉपर हूं ना जब क्लास के सारे बच्चों से मुझसे ज्यादा नंबर किसी के नहीं है, तभी मैं टॉपर हूं। तो मेरे कितने नंबर है? 716 नंबर है। अब मुझसे कम ही नंबर लाओगे ना तुम, अगर तुम फर्स्ट रैंक पे नहीं हो तो। नहीं समझे? समझ गए? इट मींस मेरी एफिशिएंसी तुमसे तो सबसे हाईएस्ट है और मैं खुद 100% नहीं हूं। तो क्या तुम 100% हो सकते हो? नहीं। क्या तुम टॉप कर सकते हो? नहीं। आप जब देख रहे हो कि एक टॉपर है, उससे ऊपर आप जा ही नहीं पा रहे हो, इट मींस योर एफिशिएंसी इज लोअर देन द कार्नोट। तो अगर कार्नोट एफिशिएंसी आपको पता चल गई और कोई आपको ऐसे कह रहा है, कोई ऐसे क्लेम कर रहा है, सर मैंने एक हीट इंजन बनाया, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 63% है, तो आप पूछोगे अच्छा आपकी कार्नोट एफिशिएंसी कितनी आ रही है? तो सर 60%। झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब कार्नोट से ऊपर आप जा ही नहीं पा रहे हो, इट मींस आप झूठ बोल रहे हो। नहीं समझे? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, करेंगे अब, ठीक है? नोट करो इसको। ये हो गया, करो फटाफट करो। गलत, एकदम गलत। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आओ। अब इस पे नेक्स्ट करते हैं बेटा। ये हो गया कार्नोट इंजन एफिशिएंसी करते हैं। हेडिंग डाल लो, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मींस कार्नोट की साइकिल नहीं है ना, कार्नोट की मोटरसाइकिल है। कार्नोट का एक साइक्लिक प्रोसेस है, बहुत खतरनाक प्रोसेस है, गौर से देखना। ये है कार्नोट का प्रोसेस। यहां पे P, यहां पे V, क्लियर? हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, डन। अब देखो यहां से यहां गए तो ये हो गया तुम्हारा V1, यहां तक गए ये हो गया तुम्हारा V फाइनल, ऐसे जा रहे हैं। अब बताओ, मैंने नाम दे दिया A से B, B से C, C से D, D से A, क्लियर और नॉट? ओके है? इस चीज को समझते हैं, गौर से समझो। गौर से देखना बेटा ना। हम प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं कि A से B में कैसे गए। A से B में हो क्या रहा है पहले ये बताओ? एक्सपांशन की कंप्रेशन। सबसे पहले हम एक्सपांशन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है? तो A से B में क्या हो रहा है? एक्सपांशन। तो ये हो गया एक्सपांशन, ठीक है? B से C में क्या हो रहा है? ये भी एक्सपांशन ही हो रहा है, तो B से C में भी क्या हो जाएगा? एक्सपांशन हो जाएगा। C से D में क्या हो रहा है? कंप्रेशन। और D से A में क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझ गए? ध्यान रखना, अच्छे से बताना फिर मेरे को। A से B में गए और B से C में गए, दोनों ही एक्सपांशन है। कौन सा एक्सपांशन कैसा है ये कौन बताएगा? कंबाइंड ग्राफ बता देगा? याद आया कुछ? हम कार्नोट पढ़ रहे हैं तो ये तो नहीं पढ़ेंगे पॉलीट्रोपिक, जो कि एक रियल प्रोसेस है, वो तो नहीं पढ़ रहे। हम ये दो पढ़ रहे हैं, ये है n=1, ये है n=γ, है ना? बताओ ये वाला कैसा दिख रहा है? AB दिख रहा है कि BC दिख रहा है?
फर्स्ट वाला ए बी दिख रहा है, तो ए बी को मैं n इक्वल टू 1 बोल रहा हूं। n इक्वल टू 1 क्या होता है? आइसोथर्मल। समझे में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। डन। और बी से सी क्या जा रहे हैं हम? बी से सी ये क्या है? एडियाबेटिक। नहीं समझे? क्या बोलेंगे इसको? एडियाबेटिक। तो ये हो गया एडियाबेटिक। तो इट मींस ये कौन सा प्रोसेस आ गया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक है, इसका मतलब डी क्यू इज टू 0 है। यहां पे हीट इनपुट नहीं होगा, हीट आउटपुट नहीं होगा, तो मतलब यहां पे इंटरेक्शन किसका करवाएं? वर्क का होगा कि क्यू का होगा? ये बताओ। नहीं समझ? वर्क का होगा कि क्यू का होगा? वर्क का होगा, क्योंकि क्यू तो 0 है। तो यहां से वर्क आउटपुट मिल रहा है कि इनपुट मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। नहीं समझे? गौर से देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बी से सी में गए, डी क्यू क्या है? डी क्यू क्या है? 0 है। इट मीन्स आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डी क्यू 0, तो सर हीट इंटरेक्शन है ही नहीं। क्लियर? अब आप बात बताओ कि डी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? डी डब्ल्यू तो होगा भाई, एक्सपांशन हो रहा है तो डी डब्ल्यू होगा। तो यहां से वर्क आउटपुट मिल रहा है कि इनपुट मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, तो पॉजिटिव के नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब वर्क आउटपुट मिला, तो ये वर्क आउटपुट मिल गया। क्लियर और नॉट? तो इसको क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक एक्सपांशन। बी से सी किया जा रहा है एडियाबेटिक एक्सपांशन, और ए से बी क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्लियर और नॉट? चलो ये भी क्लियर। नेक्स्ट जा रहा है, बी से सी जा रहे हैं, तो क्या है? ओ सॉरी, बी से सी तो हो गया, सी से डी जा रहे हैं और डी से ए जा रहे हैं, ये भी कंप्रेशन। ये कौन बताएगा? कंबाइंड ग्राफ बता देगा? कंबाइंड ग्राफ कुछ ऐसा बता रहे, n इक्वल टू n, ये तो कट कर देते हैं, ये n इक्वल टू गामा और ये n इक्वल टू 1। ये कौन सा प्रोसेस है? c से d है कि d से a है? c से d कौन सा? आइसो। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या du में चेंजेस लाया जा सकता है? सोचो, क्या du में चेंजेस लाया जा सकता है? नहीं। तो फिर हीट इनपुट होगा कि हीट आउटपुट होगा? देखो सुनना गौर से, अगर मैं बोल रहा हूं कि C से D में जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। नहीं समझे? देखो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस यहां पे हीट ऐड की जा रही है कि हीट रिजेक्ट की जा रही है? हीट रिजेक्ट की जा रही है। सोच के देखो, सिस्टम क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क दे रहा है, नहीं दे रहा? तो यहां से आप क्या करोगे? क्यू रिजेक्ट कर रहे हो, तो मतलब यहां पे क्यू ऐड कर रहे हो। अगर यहां से वर्क आउटपुट निकाल रहे हो तो यहां पे वर्क इनपुट दे रहे हो। दे रहे हो नहीं दे रहे हो? कौन सा वर्क इनपुट है ये? गौर से बताओ। ये एडियाबेटिक तो ये भी एडियाबेटिक। नहीं समझे? ये क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। तो ए से बी कितना? आइसोथर्मल एक्सपांशन। बी से सी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपांशन, और सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी से ए एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब एक बात बताओ, ए से बी कौन है? आइसोथर्मल है, मतलब ये टेम्परेचर है एक फिक्स, चाहे मैं टीए बोलूं चाहे टीबी बोलूं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। टीसी बोलूं और टीडी बोलूं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी होगा नहीं होगा? सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल है सर, क्या पूछ रहे हो? टीसी और टीडी की वैल्यू सेम होगी। कौन सा हायर है, कौन सा लोअर है? ये वाला हायर है ना, और ये वाला लोअर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कार नॉट टी हायर और टी लोअर दो ही टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली यहां पे कितने टेम्परेचर आने चाहिए थे? 4। ए, बी, सी और डी, दो आइसोथर्मल ले लिए तो दो ही टेम्परेचर है 4 की जगह। समझ रहे हो?
तो कारनोट किसके बीच में काम कर रहा है? वन एंड ओनली टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, ठीक है। यहां से अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, गौर से ध्यान देना, अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहां पे इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो क्या आएगी? 1 माइनस T2 अपॉन में T1 आ जाएगी। मतलब ये T2 क्या हो गया? नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर हो जाएगा। कैसे आया? इसका एक पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है। इसको हम छोटे से इंजन से समझ सकते हैं। कैसे इंजन से समझेंगे? मान लो आपके पास में एक T हायर के ऊपर एक इंजन है जो कि हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये QA ऐड कर दिया आपने, ये हीट इंजन है। क्लियर? हीट इंजन ने हीट ऐड की और वर्क आउटपुट दिया, तो वर्क आउटपुट क्या आ गया? QA माइनस QR आएगा कि नहीं आएगा? और ये रिजेक्ट कहां करेगा? T लोअर पे करेगा। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर सी बात है। T लोअर पे गया तो नीटा क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मिला क्या? इस सिस्टम से हमें क्या मिला? वर्क आउटपुट मिला। इनपुट हमने क्या डाला? Q इनपुट डाला। नहीं समझे? इस सिस्टम पे इनपुट क्या दिख रहा है तुम्हें? QA दिख रहा है कि QR दिख रहा है? QA दिख रहा है। QA दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? QA है। और ये QA माइनस Q रिजेक्टेड है। इन दोनों का रेशियो निकाला तो नीटा की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन में Q एब्जॉर्ब। क्लियर? अब अगर ये तो है हीट इंजन की एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी। अगर Q को डायरेक्टली टेम्परेचर से चेंज कर दिया जाए, Q को हम रिप्लेस कर दें किससे? टेम्परेचर से, तो वो आइडियल प्रोसेस हो जाता है। समझे नहीं समझे? देखना गौर से। याद है आपको कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी होता है। एंट्रोपी है ये, एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो, तो इसका मतलब dq नहीं है, तो q बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अरे जीरो नहीं, कांस्टेंट आ जाएगा। तो q को रिप्लेस किससे किया जा सकता है? t से रिप्लेस किया जाता है। ये तो वैलिड फॉर ऑल हो गया। अगर मैं रिजेक्ट कौन से टेम्परेचर पे कर रहा है? हायर की लोअर? रिजेक्ट किस पे कर रहा है? हीट इंजन किस पे कर रहा है? ये देखो, रिजेक्ट किस पे कर रहा है? लोअर पे। और Q ऐड कहां से कर रहा है? हायर से। तो रेशो क्या आ जाएगा? 1 माइनस T हायर और T लोअर अपॉन में T हायर। इंजन हमेशा हीट का रिजेक्शन कहां पे करता है? सराउंडिंग में। सराउंडिंग का मतलब क्या? इन्वायरमेंट। नहीं समझे? हमारा एक इंजन है, हम मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं। इंजन के अंदर का जो टेम्परेचर है दैट इज T हायर, और इंजन के बाहर जो सराउंडिंग है जहां पे हम हीट ला के फेंक देंगे, कहते हैं ये रिजेक्ट कर दी, वो क्या है? सराउंडिंग है। वो लोअर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हीट हमेशा हाई टू लो फ्लो करती ना भाई, है ना? तो हीट रिजेक्ट हम कहां करेंगे? सराउंडिंग में, मतलब इन्वायरमेंट पे। क्या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जीरो हो सकता है? मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा बेटा, मैं 0 केल्विन बोल रहा हूं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से है। 0 केल्विन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये अगर 0 नहीं हो सकता, इट मींस एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। नहीं समझे? सोच के देखो, क्या टेम्परेचर लोअर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है क्या? नहीं। केल्विन पूछ रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो अचीव भी कर लोगे, 0 केल्विन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट मींस एफिशिएंसी 100% पॉसिबल ही नहीं है, जबकि तुमने कौन से प्रोसेस लिए? आइडियल प्रोसेसेस लिए। समझ रहे हो? अब एक बात समझाओ, आप कह रहे हो कि सर इतना कुछ कर लिया तो भी एफिशिएंसी साला हमारी 100% आ ही नहीं रही है। ये प्रोसेस तो दोनों साथ में ले भी नहीं सकते। एडियाबेटिक कैसा प्रोसेस है? फास्टेस्ट प्रोसेस। और आइसोथर्मल कैसा है? स्लोवेस्ट प्रोसेस। मतलब आप जा रहे हो यहां से एरोप्लेन से और अचानक से रुक गए। देखा है ऐसा? हाँ देखा है। टॉम एंड जेरी में होता है ना, भाग के आता है, यहां पर टंग होता है। ऐसे नहीं होता, वो खाली उसी में होता है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत तेज चल रहा है कोई इंसान और अचानक से स्लो नहीं हो रहा, इतना स्लो हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। नहीं समझे? आइसोथर्मल जा रहे हो और कोई ऐसे स्लो मोशन में चल रहा है, मतलब ए से बी में जा रहे हो, बी से सी में जा रहे हो, सी से डी में, डी में ए से।
ए से बी तक पहुंचने में आपको 1000 साल लग गए। सुनना मेरी बात, ए से बी तक आने में 1000 साल लग गए, बी से सी में आने में 1/1000 लग, मतलब 1 जितने 1000 लिखे ना उतना साल लग गया। क्या ये पॉसिबल है? इतना फास्ट प्रोसेस और इतना स्लो प्रोसेस को कंबाइंड करना एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये एक आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम होने के बावजूद भी इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो क्या आप ये सोचते हो कि आपने जो इंजन बनाया वो कारनोट से भी ऊपर आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक हीट इंजन बनाया, ठीक है, उसमें मैंने इतनी हीट ऐड करी और इतना वर्क आउटपुट निकाला। इट मींस मेरी एफिशिएंसी पता है तुम्हें? क्लियर? और मैं टेम्परेचर लिमिट्स में काम कर रहा हूं। मेरे इंजन का हाईएस्ट टेम्परेचर इतना है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या आप उस सिर्फ टेम्परेचर लिमिट से, क्या सिर्फ उस टेम्परेचर लिमिट से आप कारनोट की एफिशिएंसी निकाल लोगे? यस। इंजन की एफिशिएंसी इससे निकाल लोगे? यस। अगर इंजन की एफिशिएंसी निकाल ली और कारनोट की एफिशिएंसी निकाल ली, अगर कारनोट की ज्यादा आ रही है और इंजन की कम आ रही है, इट मींस पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। क्लियर? कारनोट के इक्वल आ गई तो पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, बट सारे प्रोसेस आइडियल होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कारनोट से भी ऊपर आ गई, इम्पॉसिबल है, कोई केस नहीं है सर। समझ गए नहीं समझ गए? ये कोरोलरीज है इसकी, मतलब इसकी विशेषताएं हैं, ये समझ लो। ये है कारनोट इंजन। समझ में आया? पहले कारनोट साइकिल बनाओ, फिर उसके साइड में ये लिख लो, और हम ये हीट इंजन और करेंगे, बाद में करेंगे। ये भी लिखना चाहते हो तो लिख लेना, बस अभी के लिए ये पूरा प्रोसेस है, दैट इज कारनोट। क्लियर? नोट करो। अब समझ में आया सेकंड लॉ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा एक और सुनो, चलो। क्या तुम टेम्परेचर लोअर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 0 केल्विन कर सकते हो? किसी भी चीज का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इट मींस एफिशिएंसी फिर से 100% नहीं हो सकती। तुमने कहा सर 0 केल्विन तो छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आप इसको इनफाइनाइट कर लो? फिर इनफाइनाइट पे जिस इंजन पे काम कर रहे हो वही गल जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। इट मींस 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। क्लियर कट सी बात है। डन है? तो ये क्वालिटी पे बात कर रहा है कि क्वांटिटी पे बात कर रहा है? क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ और फर्स्ट लॉ इज क्वांटिटेटिव लॉ। क्लियर और नॉट? तो नोट करो। अब समझ में आया कुछ? चलो बाकी नेक्स्ट में करेंगे।